हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा था और हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासीफाई करा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक में। तो सैचुरेटेड में एल्केन आ जाता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन आ जाता है और एरोमेटिक में आपको पता है बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स आ जाते जो एरोमेटिक होते। तो हमने फिर बात करी थी एल्केन से स्टार्ट करा था, तो एल्केन की कॉमन बात करी थी, जनरल फार्मूला वगैरह, और उसमें कॉमन नेम लिए थे कुछ और आईयूपीएसी नेमिंग हमने देखी थी। आज स्टार्ट करते हैं इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस है, ठीक है, मैक्सिमम कोशिश मेरी रहेगी कि है ना उनका मैकेनिज्म समझाऊँ, ताकि रिएक्शन को अल्टीमेटली देखो क्या है, अभी तो आपको सब समझ में आएगा लेकिन एग्जाम में आपको सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो मैकेनिज्म समझाने का सेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ मैकेनिज्म तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ हो सकता है कुछ मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जरूरी होता है। लेकिन सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म 100% तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो कुछ रिएक्शन आपको डायरेक्ट भी याद रखने पड़ेगी। तो जहां जहां पॉसिबल है बिल्कुल मैकेनिज्म बताऊंगा, बट रिएक्शन को साइड बाय साइड याद रखना स्टार्टिंग से शुरू करें, क्योंकि यही रिएक्शन बार बार रिपीट होगी। ठीक है, जब आप 12th क्लास का टॉपिक पढ़ोगे, 12th क्लास के चैप्टर पढ़ोगे, तो इसकी जो मान लो प्रिपरेशन है वो हो सकता है वहाँ की केमिकल प्रॉपर्टी हो, या वहाँ की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ की प्रिपरेशन हो, कैसे भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। ठीक है, क्योंकि जहाँ टॉपिक मैंने खत्म करा था लास्ट, उसी के कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, पहला लिया मैंने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड का मतलब है क्या है, आपको पता ही चल गया है। तो एल्कीन और एल्काइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन की। तो इसमें जो मेथड है जिससे हमें एल्केन बनाना है, उसका नाम है हाइड्रोजनेशन। और ये आपने सुना भी होगा, हाइड्रोजन को ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। एल्कीन और एल्काइन में हमें पता है पाई बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे जो है पाई बॉन्ड को क्या ब्रेक करके वहाँ एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड जोड़ दो, तो वो जो अनसैचुरेशन है, जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। बाकी यहाँ लिखा है हाइड्रोजनेशन किसको बोलेंगे हम, डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन एंड एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल टू फॉर्म एल्केन। दो चीज़ ध्यान रखनी, एक तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को हम ऐड कर रहे हैं। दूसरा, इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन कराओगे तो होगी, लेकिन बहुत ही स्लो होगी और बहुत ही धीरे चलेगी। तो कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करना। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा। तो डिटेल में सब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते टाइप ऑफ कैटलिस्ट के बारे में भी। ठीक है, और कैसे करता है, कैसे कौन सी एनर्जी बढ़ती है, कौन सी कम होती है, वो सब थोड़ा उसमें डिटेल में पढ़ते। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कैटलिस्ट है, 3 कैटलिस्ट के नाम लिखे, एक तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, जनरली आपको डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, वो डी ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, है ना। तो जनरली जितने भी कैटलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे वो डी ब्लॉक के देखने को मिलेंगे। तो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों किसके, डी ब्लॉक के। अब इसमें भी निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम में, है ना, यहाँ पर क्या कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जनरली निकल लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट का आपको नाम ध्यान रखना है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में 3 कोई से भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नेचर में हाइड्रोजन गैस है, कुछ लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म तो मिलती नहीं, गैस की फॉर्म मिलती है, तो हाइड्रोजन गैस को आपको ऐड करना है। चलिए, अब यहाँ पर समझते कैसे ये रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या करा, रिएक्शन लिखी है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करा हमने, रिएक्शन लिखी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर, चलिए अब ठीक है ना, तो यार लिख लेना, ये है रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो रही है, यह सबसे सिंपल एल्कीन लिया मैंने, इथीन, है ना। इथीन में आपके पास पता है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इस एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड में से, ठीक है, ये एक सिग्मा मान लेता हूँ और एक ये पाई बॉन्ड मान लेता हूँ। तो सिग्मा बॉन्ड हमें पता है स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। तो पाई बॉन्ड पे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। और यहाँ पे निकल और ऑब्लिक प्लेटिनम और पैलेडियम, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे। और फाइनली क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उस दोनों जब एक
ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की हमेशा क्या होती है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो अभी यहाँ तो दिख रही है 4। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएंगे और एक एटम यहाँ जुड़ जाएगा, एक एटम यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हमें एल्कीन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे एल्काइन होता, इथाइन होता, तो यहाँ पर क्या चाहिए होते, मुझे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड तोड़ता और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते और ये मुझे यहाँ पर एल्कीन मिल जाता, ठीक है। तो ये तो हुई रिएक्शन। अब इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, तो मैकेनिज्म ऐसा सच इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी है मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। कि देखो जो हमारे पास यहाँ पर अब ठीक है, हमने बोला कि जो निकल पैलेडियम और प्लेटिनम है ना वो हमारा कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट जो ये होते हैं निकल पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है, Na PD PT, ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो इस सॉलिड फॉर्म में और ये है गैस फॉर्म में और ये भी है गैस फॉर्म में, है ना। तो क्या होता है इस सॉलिड की जो सरफेस है, ठीक है, सॉलिड की सरफेस में निकल भी कैटलिस्ट जैसे काम क्यों करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ठीक है, जो ये मेटल होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जो मेटल है वो मेटल किस में कन्वर्ट होता है, नॉर्मली कर्नल बनाता है और उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल बनता है, ठीक, कई बार हम डिस्कस कर चुके, जिसमें कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब तक हम उसमें करंट नहीं देते तब तक वो फ्रीली मूव करते हैं, जैसे करंट देते हैं तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो उसी तरीके से निकल भी क्या एक मेटल ही है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है। 2 प्रोसेस होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 12th क्लास का टॉपिक है। एक होता है AB एब्जॉर्प्शन और एक होता है AD एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना होता है वो होता है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। कौन सा फिनोमिना होता है यहाँ पर, AD। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस बेसिक से अभी इतना समझो कि एड्सॉर्प्शन से सरफेस के ऊपर होगा, अंदर नहीं जाएगा, और एब्जॉर्प्शन जब हो रहा होगा थ्रू आउट द बॉडी अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। जैसे स्पंज देखा होगा आपने, तो उसमें पानी में डिप करोगे तो अंदर तक पानी चला जाता है, ठीक है। तो वो तो हुआ एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी, और सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन है AD। तो यहाँ पे भी मेटल की जो सरफेस है, ठीक है, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन गैस इस पर आके एड्सॉर्ब हो जाती है। तो एक तरीके से जो गैस थी जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी वो इधर उधर फ्रीली मूव कर रही थी, तो उसने क्या करा, इस जो हमने कैटलिस्ट लिया उस कैटलिस्ट के थ्रू इसने क्या करा, यहाँ पर सरफेस पे आकर उसको होल्ड कर लिया, उसको एक जगह रखा ताकि अब रिएक्ट कर पाए। इधर उधर घूमती रहेगी गैस तो कैसे रिएक्शन होगी, तो इसके सरफेस पे आके ये हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हुई। अब जब ये हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हुई तो अब इसमें एक इंटरेक्शन मिलेगा। इंटरेक्शन क्या मिल रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, तो ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना ये तो हो रहा होगा ब्रेक, और इसी तरीके से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो रहा होगा ब्रेक, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा होगा नया बॉन्ड, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन गैस को इसने पकड़ लिया ताकि क्या हो, इसके पास आके और एल्कीन इससे क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। तो इस केस में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये बॉन्ड तो हो रहा ब्रेक, ठीक है, क्रॉस बनाने का मतलब है ब्रेक। यहाँ पर ये बॉन्ड भी हो रहा ब्रेक, यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ से बॉन्ड हट गया, यहाँ से बॉन्ड हट गया और इन दोनों के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, ठीक है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, मतलब हीट रिलीज होती है इससे। क्यों, रिएक्टेंट कौन है मेरे पास, एक तो है ये कौन, एक तो है मेरे पास ये एल्कीन, या मैं बोल सकता हूँ अनसैचुरेटेड एल्कीन एल्काइन, और दूसरा हाइड्रोजन गैस। अब जो प्रोडक्ट मिला वो मुझे फाइनल क्या मिला, एक एल्कीन मिला। अब इन दोनों में क्या कैसे मुझे पता लग रहा है एनर्जी का, तो मैं देख रहा हूं कि रिएक्शन से पहले जो 2 रिएक्टेंट थे, रिएक्शन से पहले जो 2 रिएक्टेंट थे, उन 2 रिएक्टेंट के अंदर एक तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, मतलब एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया है तब देखोगे 2 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो फाइनली फॉर्म तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए और ब्रेक क्या हुआ था, एक सिग्मा एक पाई। मतलब ये रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, रिएक्शन होने के लिए हमें पहले तो एनर्जी चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है इसके बॉन्ड बनाने से। तो ये सारी कैलकुलेशन मॉलिक्यूल्स खुद कर लेते हैं कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी और कितना मुझे, ठीक है, और कितना मुझे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सब ऐसा नहीं कि पहले ये एनर्जी रिलीज कर देगा बाद में, नहीं, सब कैलकुलेशन मॉलिक्यूल्स खुद कर लेते। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक सिग्मा और एक पाई,
तो चलो मान लिया मेरे पास यहाँ पे 2 सिग्मा और यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा सिग्मा ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों की एनर्जी मैंने मान ली सेम, बट 1 पाई है और फिर दूसरा एक और क्या बचा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड हमें पता है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। या पाई बॉन्ड क्या वीक, ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एब्जॉर्ब एनर्जी कम है क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और रिलीज एनर्जी ज्यादा है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन का नेचर होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे जबकि 1 सिग्मा और 1 पाई ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक करने में एनर्जी कम लग रही है और बॉन्ड बनने में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कहीं ना कहीं इस हमारे पास जो एल्कीन या एल्काइन उस पर डिपेंड करेगी। कैसे, मैं कह रहा हूं कि जो ये एल्कीन है ये जितनी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन गैस तो इस पर एब्जॉर्ब हुई और पास में कौन है, एल्कीन आया। अगर ये एल्कीन छोटी है तो 2 हाइड्रोजन इधर हुए एब्जॉर्ब और उसके पास एल्कीन आया, रिएक्शन हुई और हट गया, फिर इसकी सरफेस हो गई खाली, फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, बताने के लिए यूनिट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मान लो दूसरे हाइड्रोजन गैस आएगी, उसके पास एल्कीन आएगी, रिएक्शन करेगी, इस तरीके से ही चलता रहेगा मैकेनिज्म। बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये एल्कीन ही बड़ी हो जाए, ठीक है, बड़ी एल्कीन हो जाए, तो ये क्या इसका ज्यादा सरफेस एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। ज्यादा सरफेस एरिया को करेगा तो नंबर ऑफ एल्कीन पर यूनिट टाइम में जो आ रही होगी वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर मैं एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करूं तो मुझे पता है एल्कीन जनरली कैसे होती है, लीनियर, और एल्काइन कैसे होती है, sp2 हाइब्रिड होगी, तो थोड़ी सी बल्की टाइप होगी, थोड़ी सी फैली भी होगी। तो जो सरफेस एरिया आप देखोगे ना वो एल्कीन का कम मिलेगा, जबकि एल्काइन का कम मिलेगा, जबकि डबल बॉन्डेड वाला मतलब एल्कीन का ज्यादा होगा और ट्रिपल बॉन्डेड मतलब एल्काइन का कम होगा। तो एल्काइन का सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। तो अगर कभी आपको कंपेयर करना पड़ जाए रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन में, तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज ग्रेटर देन एल्कीन। आई बात समझ में? चलिए, कुछ पॉइंट मैंने फिर ये जो सारे समझा मैंने पॉइंट लिख दिए है ना, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो दोबारा हम देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में मैंने लिख दिया, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ एक वर्ड लिखा कैरेक्टरिस्टिक में, पहले मैंने सिन एडिशन। सिन 2 तरह के आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक होता है सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। सिन का मतलब होता है सेम, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। अब सिन एडिशन का मतलब क्या है कि एल्कीन जहां से भी आ रही है ना, दोनों हाइड्रोजन पे एक साथ, मतलब दोनों हाइड्रोजन इसी साइड से, मतलब एल्कीन तो ऐसे प्लेनर है तो दोनों हाइड्रोजन या तो इस साइड से ऐड और होंगे या पीछे की साइड से ऐड और होंगे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन तो आपस में जुड़े। ऐसा तो नहीं एक हाइड्रोजन इधर से ऐड हुआ दूसरा फिर उधर गया अपोजिट साइड से ऐड हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो दोनों हाइड्रोजन या तो इस साइड से ऐड होंगे, ठीक है, या दोनों हाइड्रोजन इस साइड से ऐड होंगे, तो इसको हम बोलते हैं सिन। सेम साइड से ऐड होना उसको बोलते हैं हम सिन एडिशन। और अगर एक इधर से हो रहा था और एक अपोजिट साइड से, तो मैं उसको बोलता है एंटी एडिशन। तो ये जो हाइड्रोजनेशन का फिनोमिना है, प्रोसेस है, वो कैसा सिन एडिशन है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला तो हो गया, इट इज ए सिन एडिशन। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच लेस देन 0, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड ब्रेक while 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। तो जब बॉन्ड बन रहे उससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और जो बॉन्ड टूट रहे उसमें एनर्जी कम चाहिए होगी, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहां पे, पाउडर फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन इट सरफेस थ्रू विच हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब, ठीक है। तो मैंने बताया कि एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है यहाँ पे, जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसके फ्री सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, उनसे हाइड्रोजन आके क्या कर लेता है, थोड़ा सा हल्का सा वीकली बॉन्ड बना लेता है और उस पर आके वो चिपक सा जाता है, उसको बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। फिर रेट ऑफ रिएक्शन की जैसे मैं बात कर रहा था, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, ROR लिखा है शॉर्ट में, या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एल्कीन। तो अभी मैंने बताया जितना ज्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही वो कैटलिस्ट का क्या करेगा, सरफेस कवर करेगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होंगे वो कहाँ पे कम हो जाएंगे। फिर लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अगर मैं कहता हूं एल्कीन स्टेबल है पहले से ही, स्टेबल होने का मतलब है क्या, वो रिएक्ट नहीं करना चाहता। अगर वो पहले से स्टेबल है तो वो रिएक्शन करेगा ही क्यों, हाइड्रोजनेशन में जाएगा ही क्यों। ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कंपैरिजन के, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी फास्ट होगी और कौन सी स्लो होगी, कौन से सबसे पहले होगी, कौन से बाद में होगी, इस तरीके से। तो ये सब फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई रिएक्टेंट हमारे पास स्टेबल है,
ठीक है, स्टेबल है तो रिएक्शन करना ही क्यों जाएगा, और कोई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो कोशिश करेगा रिएक्ट करके कम से कम स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ वही लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन ये तो हुआ दो, सरफेस एरिया ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दोनों के रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड लिखा है स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब है कि जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे एल्कीन है ना, ये एल्कीन है, अब यहाँ पर मैं बड़े ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया C2H5 लगा दिया, यहाँ पर C3H8 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे C4H10 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन की जगह बड़े बड़े ग्रुप लगते जाएंगे तो ये हाइड्रोजन इनके पास पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इनको बड़े बड़े ग्रुप ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो इस एल्कीन के सराउंड स्टेरिक क्राउडिंग, इसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी क्राउडिंग ज्यादा होगी, ये जितना बल्कि होगा, इसके आसपास के जो सब्सटेंट बल्कि होंगे डबल बॉन्ड के आसपास, उतना ही रेट थोड़ी धीरे हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको हमने बोला स्टेरिक क्राउडिंग। तो जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी उतनी रेट या रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए, तो फिर लास्ट जो मैंने एक पॉइंट बताया था वो भी लिख दिया यहाँ पे नोट के में, एल्काइन हैज लेस सरफेस एरिया देन एल्कीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे एल्कीन और एल्काइन में कंपेयर करने पड़ जाए तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। तो ईजिली हाइड्रोजन उसके पास क्या कर पाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अप्रोच कर पाएंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे एल्काइन से एल्कीन। बस एल्काइन में क्या है, जहाँ से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करा वैसे वो 2 स्टेप में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इसको मैं फर्दर से थोड़ा डिटेल में अभी इसी चैप्टर मतलब एल्कीन जब पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा सा और डिटेल में एल्काइन का हाइड्रोजनेशन में बताऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पर और देख लेंगे। अभी मैंने सिर्फ एल्कीन का ही बताया, और एल्काइन में भी सेम होता है, बस 2 स्टेप में वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले, फिर इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देख लेते साथ के साथ। ज़्यादा नहीं, लेकिन एक एक दो हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, ये जो एड्सॉर्प्शन लिखा है हमने इसके लिए लिखा है हाइड्रोजन का कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्ब होना। ठीक है, अब ये आपको देख के पता लग रहा होगा, समझ में तो आ रही होगी चीज़ें, लेकिन हाँ इन सभी जो कैरेक्टरिस्टिक है सिन एडिशन होता है हाइड्रोजनेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चंस आप सही कर पाओगे। चलिए, तो पहला टाइप का इसमें क्वेश्चन लिखा है कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होगा उसका नाम लिख देंगे या जनरली रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे, तो हो सकता है आपको प्रोसेस भी क्या हो पहचानना पड़ जाए, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है ना। तो हमने बोला कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये लिखा हमने। रेट ऑफ रिएक्शन या ROH लिख देता हूँ, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे पता करें? तो फिर से वही कहानी है सारी, जैसे बार बार कह रहा हूँ, नहीं हो तो ठीक है, साथ के साथ एटलीस्ट जो जो टॉपिक आ रहा है उसको रिवाइज करते चल रहे हैं। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो हमने कहा हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था किस तरीके से एल्कीन की स्टेबिलिटी देखा जाता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्कीन में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्कीन में ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर हम देखें, ये डबल बॉन्ड के अलोंग 3 हाइड्रोजन इधर होंगे, 3 हाइड्रोजन इधर होंगे। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के पास वाले जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन कहलाते हैं, और उनसे अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। तो 3 यहाँ पर, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, ठीक है। इस डबल बॉन्डेड से 2 कार्बन है अल्फा, और इससे 1 है, बाकी तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें आप देखें तो इसमें आप काउंट करेंगे, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। वो तो है नहीं, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है कार्बन वो अल्फा कहलाता है, इस साइड तो है ही नहीं। तो यहाँ पर तो कितने? 2 ही है, और 2 में भी काउंट करोगे तो इस पे तो 3 हाइड्रोजन है, और इस पे 1 और 2 बॉन्ड तो हो गए और 2 हाइड्रोजन है, तो कितने टोटल? 5। तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो आएगा, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले से, और रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, तो ये साइन उल्टा हो जाता है, स्टेबिलिटी पूछता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उल्टा हो जाएगा कि ये लेस स्टेबल है, तो जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर यहाँ पर देखो कि एल्काइन दे दिया और यहाँ पर एक एल्कीन दे दिया, तो एल्काइन और एल्कीन में कंपेयर कर लो। हमने बता ही दिया कि एल्काइन का क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे भी लिख सकते हम, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हमने बता ही दिया कि एल्काइन का क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन की ज़्यादा होगी एल्कीन से, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। हाँ सर, ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैविंग ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब थोड़े से मैं जेई और नीट के हिसाब से कंपटीशन में से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े वैसे, ठीक है, उस लेवल पे थोड़ा सा बढ़ रहा है अपन। बार बार कह रहा हूँ आइसोमेरिज्म और जीयूसी पैरेलल चलेंगे पूरे, ठीक है, इसलिए बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो इसने मुझे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव किस में बनेगा वो हमें पता करना है। तो पहले तो हमें प्रोडक्ट तो बनाऊं, तो यहाँ पे मुझे D2 लिखा है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप लिखा है, ड्यूटेरियम है, निकेल है, तो सेम रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन की जगह D ऐड कर देना आपको। अब क्या करोगे आप, जब यहाँ पे D ऐड करोगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे D ऐड करोगे, चलो इसको, चलो अब आपको D ऐड करना है, मतलब हाइड्रोजनेशन करना है। हाइड्रोजनेशन हमें पता है सिन प्रोसेस होता है, सेम या तो हाइड्रोजन या ऐसे बोल सकते हो, अगर ये प्लेनर है sp2 प्लेनर है ये, तो या तो दोनों इधर से आएंगे ऊपर की साइड से या पीछे की साइड से आएंगे। अब इसमें कैसे पता लगेगा, तो आपको ऑप्शन में ना इस तरीके से आपको देखना मिलेगा इनका फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, फिशर प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। अब फिशर प्रोजेक्शन हम जब बनाते हैं, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन हम बनाते हैं तो उसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं, और वर्टिकल लाइंस में कोशिश करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए। अब कौन कौन से कार्बन आएंगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये कार्बन आएगा 2, 3 और 4, ये तो हाइड्रोजन हो गए, तो ये चारों वर्टिकल पोजीशन पे होंगे, ठीक है, चारों होंगे वर्टिकल पोजीशन पे, चारों वर्टिकल पोजीशन पे होंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो ये तो हो गए 4 कार्बन। अब इस वाले, इस पे तो तीनों हाइड्रोजन होंगे ऊपर, तो तीनों हाइड्रोजन, और इस वाले पे मैंने मान लिया तीनों हाइड्रोजन इधर होंगे, तो तीनों हाइड्रोजन इधर आ गए। क्लियर है? अभी ये sp2, अब जैसे ही इसमें जब हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, मतलब डी ऐड हो जाएगा, तो ये कैसे बन जाएंगे, दोनों कार्बन ये sp3 बन जाएंगे। अब लेफ्ट राइट हो जाएगा। अब किसी को भी लेफ्ट मान लो, राइट मान लो, हालांकि यहाँ फर्क नहीं पड़ता, और कैसे कन्वर्ट करते वो अलग हम पहले बात कर चुके, बट हाँ ये जरूर है कि हाइड्रोजन दोनों कैसे सेम साइड है, और जब ये दोनों डी आएंगे ना, वो दोनों डी भी कैसे आएंगे, सेम साइड आएंगे। अब या तो दोनों ऊपर से ऐड करो या पीछे से ऐड करो। तो यहाँ पे जो लेफ्ट राइट है ना, उसमें ध्यान रखना आपको कि अगर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये अगर, ठीक है, अगर ये क्या है H है, तो ये भी क्या होगा, H ही होगा। ऐसे नहीं एक में H इधर कर दिया, दूसरे में H इधर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो D आएगा वो दोनों D एक ही साइड से ऐड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये तो हुआ हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया हमने, और प्रोडक्ट कैसे बनाए वो आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी इधर ये CH3 लिख ही दो, और यहाँ पर ये CH3 लिख दो। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें देखना है कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कौन है। यानी पहले प्रोडक्ट तो बना दिया हमने, हाइड्रोजनेशन कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक कायरल सेंटर है, 1, 2, 3 और नीचे पूरा ग्रुप अलग, चारों इसकी वैलेंसी अलग है। इसी तरीके से ये भी एक कायरल सेंटर है, 1, 2, 3 और ये पूरा ग्रुप अलग, ये भी चारों वैलेंसी अलग होगी। तो 2 कायरल यहाँ पर क्या हो गए मेरे पास, कार्बन, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर हो गए। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ठीक है, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव दिखने में तो आपको बिल्कुल लग रहा है, लेकिन होगा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर 2 कायरल सेंटर है साथ के साथ में। ठीक है, साथ के साथ में यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर मेरे पास आ गई ये POS आ गई, यानी ठीक है POS आ गई, देख सकते हो बिल्कुल। इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये, और ये और ये, मतलब इसको जब ऐसे कट करोगे तो खुद अपनी मिरर इमेज, इसका हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट की मिरर इमेज बना रहा है। तो एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर और एक POS आया, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। और इंटरनल कंपनसेशन, इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल कंपनसेशन। एनिंशोमर या रेसिमिक मिक्सचर में क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल कंपनसेशन, की वो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, लाइट की जो रोटेशन है उसको कैंसिल आउट करते हैं। लेकिन मीजो के अंदर हाफ पार्ट लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा हाफ पार्ट क्या कर रहा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? मीजो। ठीक है, ये मीजो हो गया, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मीजो किस में बनेगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव किस में बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी साथ के साथ, ठीक है, साथ के साथ आपको क्या है, आइसोमेरिज्म वगैरह सब पैरेलल चलती रहेगी। ठीक है, तो POS हो गई है, 2 कायरल सेंटर हो गया, तो मीजो कंपाउंड हो गया। तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है? चलिए फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लिक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर से D2 दिख दिया मैंने निकल की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन करना है। तो यहाँ पे ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं इसका। ये तो एज इट इज। अब यहाँ देखना, यहाँ पे ऐड होंगे D। अब इसमें क्योंकि देखो एक्चुअली वैसे तो 3D है, लेकिन हमें तो प्लेन पे दिखाना ही है ना, तो इसको कैसे हम दिखाएं? तो इधर देखना, इधर तो क्या है, 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन है बाय डिफॉल्ट जो दिख नहीं रहा है, और इधर 1, 2, 3 और एक ये ग्रुप दे दिया। इसका मतलब क्या, वो बाय डिफॉल्ट मिथाइल हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया। अब मिथाइल हो गया, एक यहाँ पे D ऐड होगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक D ऐड होगा। तो इधर हाइड्रोजन और मिथाइल तो पहले से है, और एक एक D ऐड होंगे। अब आप उसको कैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा करके लिख रहा हूं ताकि दिखे आपको। इधर मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल, चलो ऐसे मान लिया कि CH3 अंदर चला गया, तो Hb, जिस साइड CH3 होगा उधर ही H होगा, क्योंकि यहाँ पे जब D आएंगे दोनों साइड, तो वो सेम साइड आने चाहिए। तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने सेम साइड कर दिया। ठीक है,
फिर से आप देख ले इस पे कायरल सेंटर देख ले, तो DH ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, तो ये कायरल सेंटर हो गया। ऐसे ही DCH3 ये ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। देखो 2 कायरल सेंटर हो गए, क्या इसमें POS है? ठीक है, तो इसमें POS तो नहीं है। अगर POS नहीं है तो इसकी खुद की एक मिरर इमेज भी क्या होगी, बनेगी। ठीक है, इसकी खुद की एक मिरर इमेज भी बनेगी। तो मैं कंपाउंड नहीं बना रहा हूँ, बस मैं मिरर बना के छोड़ दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी। और मिरर इमेज कब बनेगी? क्योंकि खुद ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो जब मिरर इमेज बनेगी ना, तो उसमें क्या है, जैसे मैंने बोला अगर दोनों डी इस साइड से ऐड हुए तो एक कंपाउंड बना, और दूसरा दो डी अगर पीछे वाले साइड से ऐड हुए तो दूसरे कंपाउंड बनेंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो बनेगा क्या, अल्टीमेटली रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, क्या बनेगा अल्टीमेटली, यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा तो ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली कैसे हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो फॉर एग्जांपल दोनों डी मैंने यहाँ से ऐड करे तो मैंने नीचे बना दिया है ना, क्योंकि अभी कैसे ये 2D में दिख रहा है, और 3D में देखोगे तो दोनों डी वहाँ से पीछे ऐड होंगे तो पीछे की साइड से आ जाएगा। तो ये खुद, और इसमें कोई POS नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। और मिरर इमेज बन रही है अगर किसी कंपाउंड की, तो वो क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। और एनेंशियोमर्स हो गए, ठीक है, तो फिर रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। ठीक है, एनेंशियोमर हो गए तो यहाँ पर वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, और रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा तो ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर से आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले इसको भी। चले फिर देखें नेक्स्ट, देखा राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दे दी, मतलब रिएक्टेंट दे दिया, निकल दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ मेंशन कर रखा 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल दे रखा हो तो उसका ध्यान रखना, 2 दे रखा हो तो उसका भी ध्यान रखना। 1 इक्विवेलेंट का मतलब है आप मान के चलिए कि ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइड्रोजन का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। अब एक यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन एक ही का हो सकता है, तो किसका होगा वो आपको डिसाइड करना है। आ रही बात समझ में? तो 2 होते तो मैं 2 का करता, 3 होता तो 3 का करता, और यहाँ पे सिर्फ H2 लिख देता तब मैं सबका कर देता, एक्सेस में लिख देता सबका कर देता। यहाँ पे सिर्फ 1 इक्विवेलेंट लिखा है तो स्पेसिफिक वो कह रहा है किसी एक का होगा, किसका होगा वो आपको बताना है। तो फिर से GOC थोड़ी सी यूज होगी, कैसे, यहाँ पे देखना डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल सिंगल और फिर डबल। तो मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है इनके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस है इसमें। तो ये दोनों पाई बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ कम हो जाएगी, वो रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर मैं मेंशन करूँ तो इस पे आके रिएक्शन होगी, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। क्यों? क्योंकि वो मैं बोल सकता हूँ लोकलाइज्ड भी है, फिक्स्ड है पाई बॉन्ड यहाँ पे, जबकि क्या होगा डीलोकलाइज आ जाएगा, है ना, और ये स्टेबल है तो ब्रेक नहीं होना चाहेगा। तो इसका जो आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ऐसे ही। अब की बार ये रिंग दे दिए, फिर से 1 इक्विवेलेंट बोला और निकल बोला है।
देखो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो दो रिंग है, अकेला सिर्फ ये होता तो मैं बोलता एरोमेटिक है ना, तो वैसे बहुत स्टेबल हो जाता है। लेकिन हमने बोला जब एरोमेटिक में पढ़ा था तो कैसे देखते थे हम, सबसे लार्जेस्ट रिंग देखनी होती थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली रिंग देखेंगे। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पाई बॉन्ड है, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 4n जो हमने रूल पढ़ा था, एक तो हकल रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 से हम स्टार्ट करें तो 4 8 12, अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहे, साइक्लिक कंपाउंड है, सारे एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक। और 4n + 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, हकल्स रूल हो रहा होता, साइक्लिक होता कंपाउंड, सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट होते, तो वो क्या था, कैसा होता है, एरोमेटिक। तो अभी ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो हाईली क्या हो गई, अनस्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक है। अब स्टेबल करना है तो क्या करें, कौन सा एक पाई बॉन्ड ब्रेक करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन बचेगा, वहां पे एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, क्योंकि अब सारे एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है। इनमें से कोई सा भी हटाओगे तो यही कहानी होगी। अगर मैं ये हटा दूंगा तो अब ये रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम का तो पार्ट नहीं है, लेकिन उससे छोटी वाली रिंग, ऐसे देखते हैं हम एरोमेटिसिटी, सबसे पहले बड़ी रिंग देखेंगे, उसमें नहीं होगा तो उससे छोटी वाली देखेंगे, फिर नहीं होगा तो उससे छोटी वाली। तो अगर ये पाई बॉन्ड मैंने हटा दिया और फिर उससे छोटी वाली रिंग देखी तो वो कैसी है, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 पाई को पाई इलेक्ट्रॉन के हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सारे एटम्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो कौन सा वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा, ताकि ये एंटी एरोमेटिक से फिर क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो हमारा प्रोडक्ट फाइनल बनेगा इसमें ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो फिर भी पाई बॉन्ड एज इट इज लगा देता हूँ। अब ये कैसा बन गया हमारा, एरोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब मिल जाए कि एक ही ऐड करना है, दो ऐड करना है, तो आपको वहाँ ऐड करना पड़ेगा जहाँ से वो सबसे इजीली ब्रेक हो, या उससे तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाए, या वो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड इजीली किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं हो, ताकि वहाँ पर हाइड्रोजन इजीली ऐड हो पाए, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, स्टेबल ना हो, ठीक है। चलिए इसको भी कॉपी कर ले एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए अब बढ़ते आगे हम इससे। तो ये तो अभी था हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोजनेशन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन से करते हैं, और उसमें कुछ रिलेटेड उससे क्वेश्चन आते हो, मैंने बता दिया। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अभी एल्कीन और एल्काइन से हमने बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का मतलब है, हैलाइड आपको पता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना। कोई भी एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटाओ और उधर ये हैलोजन लगा दो तो कहलाता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। CH3X या RX कॉमन लिखते हैं, आर कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्कीन। जब किसी भी एल्काइल हैलाइड की RX की रिएक्शन जिंक के प्रेजेंस में, जिंक के साथ या जिंक के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, जिंक के साथ HCl के प्रेजेंस में जब किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना, स्पेसिफिक है, एज सच कोई इसका मैकेनिज्म है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, ये एल्काइल हैलाइड है, उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे जिंक कैटलिस्ट और HCl सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो उसको, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे CH3Cl प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक और HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे, तो इधर से आप क्या करें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो बना लेंगे HCl,
और वो रिमेनिंग CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और वो बना लेगा एल्केन या मिथेन यहाँ पे इस केस में, और यहाँ पे HCl। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते। तो कुछ रिएक्शन आपको याद ही रखने पड़ेगी, तो उसमें से एक है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराए जिंक और HCl के प्रेजेंस में, तो एल्केन प्लस HCl हमें मिल जाएगा। और एक्चुअल में रिएक्शन कैसी है, रिडक्शन वाली रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन वाली। और हाइड्रोजन का एडिशन ही तो क्या होता है, जनरली रिडक्शन ही तो होता है। तो वही क्या हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है, वो भी हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, रिडॉक्स में हमने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी, सबको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करें। अब एल्काइल हैलाइड से जो एल्केन बनाने के दो मेथड है, तो ये है पहला मेथड। ठीक है, इसमें लिखा है एक एक्सेप्ट फ्लोराइड, इसका भी समझ लेना। एक्सेप्ट फ्लोराइड जनरली आप देखोगे जहां पे भी हैलोजन की रिएक्शन आएगी उसमें RX जब होगा, RF, RCl, RBr और RI, तो उस केस में RF जब भी देखोगे कार्बन फ्लोरीन जो वाले हैलोजन्स होंगे वो रिएक्शन जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते या ड्रास्टिक कंडीशन में करते। उसका रीज़न ये कि कार्बन और फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है ना बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उस वजह से वो क्या ब्रेक नहीं हो पाता, और जब ब्रेक नहीं होगा तो फिर रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो साइज बढ़ती है एटम की, साइज बढ़ेगी तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इजीली वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम या बॉन्ड एनर्जी कम होने से रिएक्शन हो जाती है। बट कार्बन और फ्लोरीन सेम ग्रुप सेम पीरियड की होने की वजह से सेकंड पीरियड के दोनों, और दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो फिर ऑलमोस्ट मतलब उनकी साइज लगभग ऐसे बोल सकते हैं एक ही पीरियड के, तो कंपेरेबल साइज होती है, तो उनके बीच में बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है छोटी साइज की वजह से, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और नीचे की साइड जाओगे तो साइज बढ़ती है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट फ्लोराइड जो लिखा है उसका, ठीक है, रीज़न भी बता दिया मैंने, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर लें। ठीक है, तो चाहे तो ये रीज़न आप लिख लेना, और आगे दोबारा आएगा तो मैं और लिखा दूंगा कभी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। एल्काइल हैलाइड से मैंने बोला दो मेथड है, तो पहला मेथड देख लिया। दूसरा मेथड है नेम रिएक्शन, अगेन इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, वुड्स रिएक्शन है ये। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन गिव हायर एल्केन। पहली बात तो एल्काइल हैलाइड RX इसमें भी है, किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या होता है, ईथर आपको पता ही है ROR, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे उसको हम बोलते हैं ईथर। ड्राई ईथर से क्या मतलब है, ड्राई ईथर का मतलब है कि उसमें कोई एक्वस या पानी का पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वाटर फ्री होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए उसका रीजन भी अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ड्राई ईथर का मतलब है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ईथर होना चाहिए। फिर जब सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हायर एल्केन, हायर एल्केन मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या काफी सारे होते हैं उनको हम बोलते हैं हायर एल्केन या लार्जर एल्केन। ठीक है, तो वो इससे बनेगा। कैसे बनेगा तो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो अगेन इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो एल्केन बनेगा, ठीक है, उसकी खास बात है कि उसमें हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन ही मिलेंगे। अगर मैं बोल दूं कि 3 नंबर प्रोपेन बना दो या पेंटेन बना दो या कैसे नॉनेन बना दो, तो वो नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इवन नंबर मतलब इथेन बनेगा, मीथेन भी नहीं बनेगा, या तो इथेन बनेगा या ब्यूटेन बनेगा या हेक्सेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा, इस तरीके से। उसका भी रीज़न है, तो ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि किस में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको जब ये पता ही नहीं होगा इसमें इवन बनता, ऑड बनता है या इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है, तो आप कैसे बता पाओगे प्रोडक्ट, है ना। इसलिए थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर लिख दिया मैंने रिएक्शन। ठीक है, ये तो लिखे मैंने रिएक्शन। यहाँ पे मैंने 2 मोल्स RX मतलब एल्काइल हैलाइड के लिए सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RR प्लस 2NX सोडियम हैलाइड बन जाएगा।
2 मोल इसलिए लिए क्योंकि जो R आप ये लोगे ना वही R उसके साथ फिर से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। लेकिन मतलब कहने मतलब CH3Cl और CH3Cl है तो दोनों Cl तो हट गया और CH3 कंबाइन होकर इथेन बना लेगा, ठीक है। तो ये RR बन जाएगा। अब ये रिएक्शन होती कैसी है, तो उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे दे रखा है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का हमें पता है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आयोनाइज हो जाएगा इजीली। तो सोडियम Na+ में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला। 2 क्यों लिया, बस वो रिएक्शन बैलेंस हो जाए इसलिए मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हुआ, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर से यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक के लिए बता रहा हूँ, सेम कहानी किसके लिए हो जाएगी, 2 के लिए हो जाएगी वो। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो ये R और X बॉन्ड है, हमें पता है ये कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। RX कैसा बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड है तो हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, इसमें से X होगा, हैलोजन होगा, ठीक है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जाता है इस R के पास। एक ये 2 हटा देना, बैलेंस करने के लिए लिखा है, ठीक है। अभी एक ही ले रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक R के पास, तो इसके पास जा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड जो है ना, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर लेता है X, और ये पूरा जो सिग्मा बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये खुद अपने ऊपर ले लेता है पूरा। तो यहाँ पे देखना अभी इसके पास क्या होंगे, यहाँ पे X के पास आप देख सकते हो अभी कितने होंगे, 2 लोन पेयर ही होंगे, सॉरी कितने होते हैं, 3 लोन पेयर, है ना। अब यहाँ देखना 1 2 3 और एक और लोन पेयर आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि उसने अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। तो एक तो खुद का था ही, साथ के साथ इसका जो R का था वो भी वो ले गया। अब यहाँ पर R के पास, ठीक है, ये देखना, इसको समझना, कई बार बच्चे इसमें यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से समझना इसको। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये मान लिया Cl है। मैंने बोला ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये दोनों, अब इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, क्लोरीन ले गया, ठीक है। ये कौन ले गया, पूरा का पूरा क्लोरीन ले गया। अब यहाँ पर कितने हुए, कार्बन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे खुद के, और टोटल कितने, शेयर्ड के अकॉर्डिंग कितने बचे, 6। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया यहाँ पर, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर लिया तो अब देखना ये निकल गया यहाँ से, वो तो चला गया, अब ये बचा। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन R ने लिया, तो अब देखना एक इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा इसके ऊपर। तो 1 2 3 4 5 और ये 1 7, तो क्या बना, फ्री रेडिकल बना। तो वही लिखा मैंने ये R के फॉर्म में। आ रही बात समझ कैसे बना, तो ये बना फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने फ्री रेडिकल, तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से एल्केन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि इवन नंबर क्यों बन रहे हैं, कि जो ये आप इनिशियल मॉलिक्यूल ले रहे हो ना RX, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इनिशियल जो मॉलिक्यूल ले रहे हो RX, इस पे डिपेंड करेगा कि R क्या है इसमें। अगर मैंने एक कार्बन वाला लिया तो एक और एक कंबाइन होकर 2 बनाएंगे, अगर मैंने 2 कार्बन लिए तो 2 और 2 कंबाइन होकर 4, 3 कार्बन वाले लिए तो 3 और 3 कंबाइन होकर 6। तो ऑड को ऐड करोगे तो भी इवन आना है, और इवन को ऐड करोगे तो इवन आना ही है, इसलिए हमेशा इवन नंबर ऑफ एल्केन मिलेगी। अब इस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो जैसे एक पॉइंट तो हम लिख ही चुके, इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों, अब सेम ऐड होगा तो जैसे आधा पार्ट ऐसा होगा और आधा पार्ट दूसरा बिल्कुल सेम ही आएगा, बीच में से कट करोगे तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, है ना। तो इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर गिवन, ठीक है, देन मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म, ठीक है। तो यहां लिख लेना, देन अगर मैं कह रहा हूं कि एक RX दे रखा है तो RR कंबाइन होंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2 एल्काइल हैलाइड अलग अलग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दे दिया, तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तब पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या, जैसे फॉर यहाँ पे मिथाइल X और इथाइल X दे दिया, मिथाइल क्लोराइड या हैलाइड या इथाइल हैलाइड। अब इसमें क्या है, फिर से आप देखोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा तो एक बार यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और एक बार यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल बनेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी, अब ऐसा नहीं है कि ये जब भी रिएक्शन देते हैं उसका मतलब स्पेसिफिक नहीं होता कि एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल है, ऐसा आपने क्या करा, सॉल्यूशन में डाला है तो
आपको पता है 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो समझ लो एक तो होगा नहीं। तो ऐसे ये जो मॉलिक्यूल है, ये दो पॉसिबिलिटी, या तो ये CH3 अपने दूसरे से CH3 के साथ कंबाइन हो जाए और क्या बना ले, इथेन बना ले, या फिर ये जो फ्री रेडिकल मिला मिथाइल का वो इथाइल के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए और क्या बना ले, यहाँ पे प्रोपेन बना ले। दो पॉसिबिलिटीज की, ऐसे इसकी दो पॉसिबिलिटी खुद की कि खुद अपने एक और दूसरे मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए तो क्या बना लेगा, ये ब्यूटेन बना लेगा 4 कार्बन वाला, और एक इसके साथ बनाएगा तो वो तो हो जाएगा कॉमन। तो अगर दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिए तब हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एल्केन में अगर 2 लिए तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 लेंगे तो ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इथेन भी मिल गया, प्रोपेन भी मिल गया और ब्यूटेन भी मिल गया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो ऑड नंबर वाले आ गए, तो बेटा ऑड नंबर वाली तब आएगी जब अलग अलग एल्काइल हैलाइड लो, है ना। एक नॉर्मल एल्काइल हैलाइड एक टाइप को लो कोई सा भी, तो हमेशा आपको इवन नंबर वाली ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें, सोडियम इज नॉन रिएक्टिंग इन ड्राई ईथर, but if water is used then it form hydroxide with liberation of hydrogen gas which is exothermic in nature। देखो यहाँ पे इसने बोला जो ड्राई ईथर यूज कर, पानी भी तो ले सकते, पानी क्यों नहीं लिया, तो पानी इसलिए नहीं लिया क्योंकि सोडियम कैसा होता है, थोड़ा रिएक्टिव टाइप में होता है, तो सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, तो ये रिएक्शन ना हो, है ना, इसलिए हमने वहाँ पे पानी ना लेके क्या लिया, हमने ड्राई ईथर लिया। तो यहाँ पे सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा, और ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ना हो इसलिए हमने पानी की जगह ड्राई ईथर लिया। आगे समझ में, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखो ये जो रिएक्शन है ना, वुड्स रिएक्शन, ऐसे तो वैसे आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, इतना टाइम अपने पास नहीं होता, बहुत सारे पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास बहुत डिटेल में, लेकिन अलग दो बुक्स में जनरली 2 मैकेनिज्म दे रखे होते हैं, एक तो ये जैसे फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म है, जैसे फ्री रेडिकल बनता है, और एक होता है आयोनिक मैकेनिज्म। लेकिन दोनों ही मैकेनिज्म से ये देखा गया है कि प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, तो एक्चुअली ये स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हैं हम कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है या आयोनिक को करता है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई मैकेनिज्म आपसे पूछेगा नहीं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी कभी कोई बुक्स पढ़े और उनको ऐसा लगे कि नहीं सर ने तो कुछ और बता दिया और यहाँ तो कुछ और लिखा है, ठीक है। तो दोनों टाइप के मैकेनिज्म पॉसिबल है, फ्री रेडिकल भी और आयोनिक भी, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बताया कि किस तरीके से सिमेट्रिकल और इवन नंबर वाले बन रहे हैं, वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें, ठीक है। 2 तरीके हमने देख लिए, पहला तो हमने देख लिया कि एल्कीन और एल्काइन से कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजनेशन से। फिर एल्काइल हैलाइड से 2 मेथड हमने देखे, एक तो जिंक और HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन जिसको बोलते हैं, और दूसरा वुड्स रिएक्शन। तीसरा तरीका है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम एल्केन बनाएंगे। फिर से इसमें अगेन 2 मेथड है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिपीट होंगे फिर से 12th क्लास में काफ़ी सारे टॉपिक में, है ना, तो सबको एक बार समझ लो तो बार बार आएगा रिपीट, तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। ये है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे दोनों ये जो मेथड दे रखे फिर से। तो एक बार पहली बार आ रहा तो पहली बार डिटेल में पढ़ लेते, दूसरी बार ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, तो मैं लिखा है द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन
डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 के निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी का मतलब होता है रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन से मतलब है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के नेम आया था, डीकार्बोक्सिलिक रिएक्शन है, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये सब चीजें आपको याद रखनी है विद मैकेनिज्म और जहां जहां मैं बता रहा हूं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो यहां लिखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड गिव एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस रिएक्शन में क्या खास बात है कि पहले तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्योर नहीं लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेना है आपको? सोडियम सॉल्ट, मतलब C डबल बॉन्ड OH होता है ना, H हटा के वहां पे आपको कोई भी सॉल्ट लगा देना, Na K या कुछ भी, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम यानी सॉल्ट लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना है, ठीक है। किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो अपना उसका क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है, आपको बताइए। अब उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सोडा लाइम से, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक में भी आप पढ़ते हो। सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराना है, गिव एल्केन, तो इससे हमें क्या मिलेगी? एल्केन। अब फिर से उसकी खास बात है, एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलेट, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, क्यों? क्योंकि उसमें से एक तो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो एक कार्बन तो वैसे ही कम हो गया, रिमेनिंग जो कार्बन है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसमें ध्यान रखना, डीकार्बोक्सिलेशन में जो भी एल्केन मिलता है तो ओरिजिनली जो भी हमें क्या दे रखा हो? एसिड दे रखा हो, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये दोनों का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम, और इसको हीट करना होता है, ठीक है। हीटिंग टाइप की रिएक्शन होती है, इसको हीट करना होता है, तो हमें यहाँ पे एल्केन प्लस CO2 मिल जाएगा। अब कैसे होती है रिएक्शन? तो देखिए इसको मैकेनिज्म में, हमने यहाँ पर क्या लिया? NaOH लिया प्लस कैल्शियम ऑक्साइड लिया। तो NaOH का काम क्या है? यहाँ पे बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना, ये बेस की जैसे काम करता है, ठीक है। NaOH यहाँ पर क्या है? बेस है, ठीक है, बेस है। तो यहाँ पर क्या देगा? ये OH माइनस देगा, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का काम कर रहा है। अब ये जो बेस है इसने क्या करा? इस OH माइनस ने, ठीक है, इस OH माइनस ने ये जो बेस है इस एसिड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH माइनस इस H पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहाँ? इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये कौन है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो वो इस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, इसके पास खुद के पास एक लोन पेयर है तो उसको डोनेट करके और ये क्या बना लेगा? H2 बना लेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में मैंने सिंबल लगा दिया, कौन सा? रिवर्सिबल वाला। रिवर्सिबल वाला क्यों लगा दिया? क्योंकि ये जो रिएक्शन है आप GOC में पढ़ते, इसको मैंने बोला ये भी देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक एसिड है और H2 को भी अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको मैं बोल रहा हूं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और दोनों का pH भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये H2 यहां पर क्या है? वीक एसिड है। तो हमें पता है जो भी रिएक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग टू वीक की तरफ होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस की तरफ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे वीक एसिड वाटर बन रहा है, सही है। तो यहां से OH माइनस इससे H प्लस के फॉर्म में निकाल लेगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट क्या बना देगा? आयन बना देगा। आए स्टेप समझ में? तो इसलिए रिवर्सिबल है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? वैसे रिवर्सिबल है लेकिन ओवरऑल रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ये कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिला है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन मिला है, ये क्या होगा? इसको हम जब हीट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से क्या होता है? CO2 निकल जाता है। कैसे निकलता है? देखें, यहां पर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 लोन पेयर है, तो हीट करने पे क्या होता है? हीट करने पे ये लोन पेयर इधर पाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाई में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे RC के बीच में जो बॉन्ड है
ये R ले लेता है। अब कार्बन क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जो बीच में कार्बन है ना, इसके देखना 1 2 3 4, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है। तो अगर ये जो लोन पेयर है पाई में कन्वर्ट होगा तो अब इसकी तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इसको एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? ये RC। ये तो तोड़ नहीं सकता, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड है, तो इसने RC का बॉन्ड ब्रेक करा। ये बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ पर क्योंकि ये पूरा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन R ने ले लिया, तो यहाँ पे कार्ब एनाइन बन रहा है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, ये कार्ब एनाइन बन रहा है। और यहाँ देखना C डबल बॉन्ड हो और ये एक सिग्मा था, एक और पाई बना तो CO2, ये यहाँ पे CO2 बनी है, यानी निकल गया CO2। ये जो स्टेप है, ये स्टेप होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इस रिएक्शन का, ये RDS स्टेप होता है। RDS स्टेप क्या होता है? तो ये रिएक्शन के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैं रिएक्शन मैकेनिज्म दे चुका हूँ, और ज़्यादा हम डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का टॉपिक उसमें भी पढ़ते। तो इसमें RDS क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री और एक होती है नॉन एलिमेंट्री। एलिमेंट्री को आप सिंपल रिएक्शन भी बोलते हो, नॉन एलिमेंट्री को आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हो, या मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोलते हो। तो सिंपल, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही मतलब है, मतलब एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है। कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टेप या नॉन एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है वो कम से कम 2 स्टेप में होती है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, तो हमें उसमें से ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप स्लो है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेप डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। और बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जो हमेशा देता हूँ, आपने हो सकता है सुना भी हो, अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास, अगर आज सामने, अभी तो लाइव ले रहा हूँ, लेकिन अगर सामने मेरे पास ये 10 बच्चे बैठे हो यहाँ पे और मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल बोर्ड है। अब ये तो स्मार्ट बोर्ड है तो मैं इसमें स्लाइड करते जाता हूँ, है ना, चलो स्लाइड भी नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने लिख दिया, समझा दिया, अब आपको बोल रहा हूँ इसको कॉपी करें। अब जब तक आप इसको कॉपी नहीं कर लेंगे 10 के 10 बच्चे, तब तक मैं आगे थोड़ी बढ़ पाऊंगा। तो वो जो आखिरी बच्चा, ठीक है, वो 10वां बच्चा जो सबसे लास्ट में कॉपी करेगा, वो मेरी रेट डिसाइड करेगा कि आगे मैं किस स्पीड से पढ़ाऊंगा, किस स्पीड से लिखूंगा। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेप है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, जैसे इसमें देख रहे हो 3-4 स्टेप है, तो उन स्टेप में से सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS स्टेप कहलाता है। तो कुछ रिएक्शन के RDS स्टेप हम लॉजिकली बता देते हैं और कुछ के थोड़े याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में भी ये RDS स्टेप है। और RDS क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली बन क्या रहा है? कार्ब एनाइन बन रहा है। और जो कार्ब एनाइन होता है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, कोई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा तो है नहीं, ऊपर से उसमें नेगेटिव चार्ज और आ गया, लोन पेयर लेके बैठा है, तो हाईली थोड़ा सा अनस्टेबल टाइप होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये स्टेप इसमें क्या होता है? RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसलिए ये स्टेप होता नहीं है ना, इसको जबरदस्ती करवा रहे हैं हीट देके। डेल्टा का मतलब क्या है? हीट दे रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये जो इंटरमीडिएट है ये है हमारा कार्ब एनाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो कार्बन आयन है, अब स्टेबल तो है नहीं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, जो यहाँ पे देखना इस स्टेप में, ये H2 कहाँ से आया? यहाँ ही बन रहा है ना, H2 कहाँ बन रहा है? ये बना H2। इस स्टेप में देखा यहाँ पे H2 बना। फिर इस पानी से, इस H2 से क्या करा? इसने रिएक्शन करी। रिएक्शन करी किस तरीके से? हमें पता ही है कि R माइनस किस पे अटैक करेगा? H पे, और ये सिग्मा बॉन्ड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लोन पेयर में। तो यहाँ पे बन जाएगा RH, ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे OH माइनस बन गया। और इनिशियली देखोगे तो OH माइनस आया कहाँ से था? NOH से, बेस से आया था। वापस देखो OH माइनस रीजनरेट हो गया। और बेस कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? ठीक है, कैटलिस्ट का काम ही होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन करवा के वापस रीजनरेट हो जाना। तो NOH इसमें क्या है? कैटलिस्ट है जो बेस का काम कर रहा है, जो OH माइनस आयन प्रोवाइड करता है, लास्ट में फिर से रीजनरेट हो गया। और फिर से यहाँ पे डबल आप देख सकते हो कि रिवर्सिबल का सिंबल लगा है। रिवर्सिबल का सिंबल क्यों लगा है? अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, ठीक है, अब मैं इन दोनों में अगर जब कंपेयर करूँगा तो दोनों में कंपेयर करने पे फिर से देखूंगा कि पानी है यहाँ पे, अब की बार ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अब की बार जो पानी है वो कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो हमारे पास ये एल्केन बना है ना, ये होता है पानी के कंपैरिजन में वीक एसिड। फिर से रिएक्शन इसलिए क्या जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करती, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे जो ये CO2 बनाया ना इस स्टेप में, इस CO2 का क्या काम है? तो इस CO2 का, अब ध्यान से सुनना, चलो यही समझा देता हूँ मैं। इसमें रिएक्शन में कहीं लिखा नहीं मैंने, चलो मैं लास्ट में लिख दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक में वैसे लिखा है पॉइंट मैंने। ये जो CO2 बनाया ना, क्योंकि ये हमारा कौन सा स्टेप है? RDS स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
तो पूरी की रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, किस स्पीड से चलेगी, पूरा इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। अब इस स्टेप को मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी जल्दी हो। तो एक तो ये कि जितना ज़्यादा कार्बनाइन स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर कार्बनाइन ही स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाना चाहिए, पहला रीजन। तो स्टेबल होना चाहिए कार्बनाइन, जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा, उतनी स्पीड से रिएक्शन होगी। दूसरा, जो CO2 बन रहा है ना, इस CO2 को जैसे जैसे बनता जाए और मैं इसको रिमूव करता जाऊँ तो क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है LCB, ली-चैटलियर प्रिंसिपल। उसमें क्या है, हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर प्रोडक्ट बन रहा है और उसको हम निकालता जाऊँ तो रिएक्शन में क्या लगेगा कि प्रोडक्ट की कमी हो रही, तो रिएक्शन अपना आप इसमें जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही यहाँ पे CO2 बनता है तो अकॉर्डिंग टू LCP में इसको रिमूव कर देता हूँ। और कैसे रिमूव करें, तो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड भी ऐड करा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेती है और वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो CO2 गायब हो गया। जैसे CO2 गायब हो, उसमें बोला अरे CO2 तो प्रोडक्ट है ही नहीं, फिर रिएक्शन को फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला। जैसे CO2 बना उसको फिर रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से LCP फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो CO2 बन रहा है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है, वो इस CO2 को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है ताकि रिएक्शन की रेट थोड़ी फास्ट हो सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक में। तो पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बनाइन। ठीक है, तो याद रखना इसमें RDS स्टेप कौन सा होता है, जिसमें कार्बनाइन बन रहा होता है। सेकंड पॉइंट लिखा, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी देखे, रीअरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन का होता है, फ्री रेडिकल का और कार्बनाइन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बनाइन है तो उसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कार्बोकैटायन के शिफ्ट होता है, हाइड्रेट शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, ताकि उसकी स्टेबिलिटी हर शिफ्टिंग पे बढ़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर कार्बनाइन है तो कोई रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन। तो अभी मैं बता चुका हूँ कि जितना ज्यादा कार्बनाइन स्टेबल होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और कार्बनाइन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, तो फिर से GOC है ना। फिर दे रखा फोर्थ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो नाम याद रखना, डिग्रेड मतलब क्या होना, छोटा होना। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन उस कार्बोक्सिलिक एसिड में ओरिजिनल थे, उससे एक कम कार्बन वाला हमें एल्केन मिलता है, तो हम बोलते हैं कि उसमें जो सीरीज है, हम बोल सकते हैं जो एल्केन हमें मिल रहा है, ओरिजिनल हमने जो रिएक्टेंट लिया था उससे एक कम कार्बन वाला मिल रहा है, तो वो डिग्रेड हो रहा है। तो इसलिए इस तरीके रिएक्शन को हम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखा NOH इज यूज्ड एज कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि NOH कैटलिस्ट है, लेकिन यहां पर वो कैटलिस्ट कैसे बेस के फॉर्म में काम कर रहा है, OH- प्रोवाइड कर रहा है नहीं। और लास्ट पॉइंट जो ये मैंने लिखा है, ठीक है, जो अभी आपको समझाया था, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद CO2 फॉर्म्ड इन RDS स्टेप एंड प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, हैंस रिएक्शन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रिमूविंग CO2 अकॉर्डिंग टू LCP। ठीक है, तो यहां पे चाहो तो आप रिएक्शन लिख लेना, ऊपर लिखी नहीं थी मैंने। तो जो RDS स्टेप में हमारे पास कौन बना था, CO2 बना था, वो CO2 कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने लिया था उसके साथ कंबाइन होगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कॉपी कर ले इसको, वीडियो पॉज करके एक बार। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के भी दो मेथड है ना। तो ये पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो इस पर भी क्वेश्चन दे रखा है, कंपेयर रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी आरडीएस स्टेप पे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमें पता है कार्बोनाइन बनता है, तो कार्बोनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तब आगे रिएक्शन और फास्ट हो पाएगी। तो हमें कंपेयर क्या करना है? अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कैसे करेंगे? अब कार्बोनाइन बनता कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बोनाइन बनता कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये H तो निकल जाएगा स्टार्टिंग में NOH के साथ रिएक्शन जब होगी। ठीक है, तो H तो ये हट ही जाता है। अब इसमें जो बेस के साथ रिएक्शन होके और उसके बाद ये CO2 निकलता है। नहीं, जब CO2 निकलता है तो फिर इस CO2 के अलावा पीछे जो कार्बन है वो क्या बनाता है? कार्बोनाइन बनाता है। तो इस केस में जो कार्बोनाइन बनेगा वो बनेगा CH3 मिथाइल का। यहाँ पे कार्बोनाइन ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा तो ये बनाएगा CH3 CH2। यहाँ पर कार्बोनाइन जो बनेगा वो ये निकल जाएगा और ये कार्बोनाइन बनेगा। सही है। अब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखें तो हमें पता है कार्बोनाइन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर खुद पे ज़्यादा है, तो हमें चाहिए चार्ज नहीं होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे। तो इस पे तो कुछ ऐसा लगा हुआ नहीं है, इस पे प्लस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, यहाँ पे ये और बढ़ा देगा। तो यहाँ पे तो ये सिंपल ही है यहाँ पे मिथाइल। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 डिग्री कार्बोनाइन है, ये वाला इससे 2 मिथाइल लगे हुए तो ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोनाइन है। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इसमें से? ये वाला, उससे कम स्टेबल ये वाला और सबसे कम स्टेबल ये वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोनाइन और हमारा इंटरमीडिएट होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाले की होगी, देन सेकेंड वाले की और थर्ड इसकी यानी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ decarboxylation is proportional to stability of carbonine। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन हम कंपेयर कर रहे हैं जो कि हमारे आरडीएस स्टेप में बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए ये वाला, इसमें कैसे कंपेयर करें? तो इसमें फिर से कार्बोनाइन आप बना दें। इसका जब कार्बोनाइन बनाएंगे आप, ये तो एज इट इज यहाँ से CO2 निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा। सही है, इसमें भी सेम कहानी है, इसमें भी यहीं पे बनेगा। अब इसमें जो कार्बोनाइन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? डबल सिंगल लोन पेयर। तो इसके साथ क्या है? ये कॉन्जुगेशन में ही। ठीक है, डबल सिग्मा लोन पेयर तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो थोड़ी स्टेबल होगी, और ये क्या है? लोन पेयर फिक्स्ड हो गया यानी। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है? ये वाला है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी? इसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोनाइन है। ठीक है, मैं सिर्फ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें लिखना चाहिए तो लिख देना यहाँ पे कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये ज़्यादा। पहले आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे कंपैरिजन के। ठीक है, तो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन बस एक आइडिया देने के लिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आपको बता रहा हूँ। चलिए, इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मेथड है ना, जो लास्ट मेथड है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, अब लास्ट जो मेथड बचा है वो देख लेते हैं। ठीक है, एल्कीन एल्काइन से बनाने का मेथड है हाइड्रोजनेशन। फिर एल्काइल हैलाइड से बनाने के 2 मेथड देखें। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से
एल्केन बनाने के दो मेथड है। तो पहला था ये डी कार्बोक्सिलेशन, दूसरा मेथड है हमारे पास कॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इसका थोड़ा आइडिया 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पे यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, ताकि ऑर्गेनिक में जब दोबारा पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से एक सॉल्यूशन है मेरे पास, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव, और बाहर से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर करंट पास करते हैं। जब करंट पास करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से हम दे रहे, तो अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। तो हमारे घरों में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स उल्टे होते हैं। सेल्स में क्या होता है, अंदर सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उससे वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं और बाहर उससे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, बाहर से हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ताकि किसमें अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, तो वो कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो हमारे पास जो सॉल्ट होता है उसको आयोनाइज या ब्रेक करता है। अब ब्रेक होने के बाद कैटायन और एनायन की क्या एक मूविंग टेंडेंसी होती है। मूविंग टेंडेंसी क्या होती है, जो कैटायन होता है वो कैथोड की तरफ दौड़ता है, और जो एनायन होता है वो एनोड की तरफ दौड़ता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूँ, जो हमें देखना है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में हम इसको 12th क्लास का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर एनसीईआरटी का, उसको हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो अंदर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्ट के अंदर क्या होता है, कैटायन एनायन ब्रेक हो जाता है उस एनर्जी से। अब कैटायन और एनायन की मूविंग टेंडेंसी होती है कि कैटायन जो होता है पॉजिटिव, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर कैथोड होता है, एनायन एनोड की तरफ जाता है। अगर एक कैटायन और एक एनायन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा कैटायन और एक से ज़्यादा एनायन है, तब उनमें कॉम्पिटिशन आया था कि पहले कौन जाएगा और पहले क्या रिएक्शन होगी। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। क्यों होता है, क्या होता है, थोड़ा डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभी इतना ध्यान रखना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ऑलवेज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, एनायन का, क्योंकि एनोड पे कौन जा रहा है, एनायन का। तो किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, तो जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कैटायन का। जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। अब ये सब चीजें कैसे, क्या, क्यों, जितना मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में जितनी जरूरत है उतनी मैंने यहाँ पे बता दी। तो देखिए इसमें, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन कंटेनिंग A1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस केस में भी हमें जो एल्केन मिल रहा है, ठीक है, इस केस में भी जो हमें एल्केन मिल रहा है वो भी कौन सा, E1 नंबर वाला ही हमें कौन मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। ठीक है, जैसे वुड्स रिएक्शन में हमें मिल रहा था। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब हम उसमें करंट देंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन देखें हम, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये सोडियम H हटा के Na लगा दिया, तो ये सोडियम सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम, H2 पानी एक्वस फॉर्म में तो होगा तो H2 हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम कराते हैं, तो ये RR, जो यहाँ पे R होगा, ठीक है, जितने कार्बन उससे एक कम, जहाँ पे ये जो R होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के R के साथ कंबाइन होगा, साथ में CO2 निकलेगा और H2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब कैसे हो रहा होती है रिएक्शन, तो मैकेनिज्म देखें। देखो ये तो है हमारा सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो Na प्लस कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा ये, जब हम इसमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे बैटरी के थ्रू। और इसी तरीके से पानी है ना, वो भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे 10⁻⁻7 H+ और OH- इन जनरली होते ही है। ठीक है, और हीट देंगे या इसमें एनर्जी देंगे तो थोड़े से और आयोनाइज हो जाएंगे। तो मैंने मान लिया कि ये भी चलो आयोनाइज हो गया। अब H+ और Na+ दो तो कैटायन हो गए, और OH- और ये कार्बोक्सिलेट वाला एनायन, दो एनायन हो गए। अब मैंने बोला कि एनोड जो होती है ना, एनोड जो होती है उस पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड के पास कौन जाएगा, एनायन। अब दो एनायन है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट वाला और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाला। तो किस एनायन का एनोड पे पहले ऑक्सीडेशन होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हालांकि इस कार्बोक्सिलेट का तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी नाम नहीं होता है, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन का होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, इसके ऊपर
आप देख सकते हो अभी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। खुद के 7 इलेक्ट्रॉन होते तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो अब देखना 1 2 3 4 5 और 6 7 होने चाहिए, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, निकल गया। तो ये एक तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल टाइप बन गया, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे जो ये फ्री रेडिकल टाइप बना है, ठीक है, फ्री रेडिकल टाइप बना है। अब क्या कर रहा है ये अब क्योंकि स्टेबल तो होगा नहीं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके साथ कार्बन के साथ क्या करना चाह रहा है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है। बॉन्ड बनाने के लिए उसने क्या करा, यहाँ से होमोलाइटिक क्लेवेज करा। होमोलाइटिक क्लेवेज करेंगे तो उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो आर खुद ले लेगा अपना, ठीक है, यहाँ पे आर अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना ले लेगा, ठीक है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, आर अपना इलेक्ट्रॉन लेके ले गया। अब कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कार्बन और ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और एक सिग्मा तो था ही और एक पाई बॉन्ड और बना लेंगे, तो फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे आर के, ठीक है, तो एल्काइल के फ्री रेडिकल बन गए। अब ये दोनों फ्री रेडिकल फिर से आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर ये मेरा एल्केन बन जाएगा A1 नंबर वाली। तो अगर मैं वहाँ पे एक कार्बन वाली यहाँ पे ये तो CO2 निकलेगा, यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया तो यहाँ पे उसका डबल 2 बन जाएगा। यहाँ पे मैं अगर ऑड में इवन में लूँ इथेन तो यहाँ पे ब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। वुड्स में देखा था वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसके अंदर रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और कैथोड पे कौन अप्रोच करता है, कैटायन। 2 कैटायन है Na+ और H+, तो इनमें से फिर से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें से H+ का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। कैटायन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पहले क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो H+ क्या करेगा, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले थे ऑक्सीडेशन में, उन दोनों को लिया और इस किस में कन्वर्ट हो गया, ये H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलते हैं कैथोडिक प्रोडक्ट और एनोडिक प्रोडक्ट। तो कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे एनोड में देखोगे तो एक तो मिलेगा आपको एल्केन, साथ में एक CO2 गैस भी मिल रही है। अगर ये एल्केन छोटा है 3-4 कार्बन तक का, 1 2 3 4 कार्बन तक का, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन तक है, तब तक तो ये भी कैसा होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो ये भी गैस, CO2 भी गैस। तो ऐसे पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ गैस इस प्रोडक्ट कितने मिल रहे थे, 3। 2 तो मिल रहे हैं मुझे एनोड पे और 1 मिल रहा है मुझे कैथोड पे। तो CO2 और H2 तो फिक्स है, ये डिपेंड करेगा अब कितना बड़ा है, 3-4 कार्बन तक है तब तो गैस, उसके अलावा फिर लिक्विड और बाद में सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला पॉइंट ये लिखा है इसमें, एस्टर एज बाय प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। तो वैसे जनरल तो नहीं पूछे स्कूल एग्जाम में, लेकिन हाँ कंपटीशन में अगर इस टाइप का पूछ ले कि पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या बन सकता है, तो एक प्रोडक्ट एस्टर भी बन सकता है। कैसे, देखो ऐसे एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, ऐसे जैसे मैंने 2 लिखे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, 100 1000 कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो ये फ्री रेडिकल तो बनता ही एल्काइल का, साथ में ये रिएक्शन भी चली रही होगी जिसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसका भी एक फ्री रेडिकल बनता है, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है। तो ये प्रोडक्ट देखो कौन कौन से, तो बता देता हूँ। देखो ये बना यहाँ पे, ऑक्सीडेशन के बाद ये प्रोडक्ट बना, ये तो बन ही रहा है। और एक मान लो ऐसे कई पहले ये बन गया होगा, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, क्योंकि ये भी तो फ्री रेडिकल है, तो इसके साथ बॉन्ड ना ब्रेक करके ये कोई आर पहले से बन गया हो ऐसा, और ये कोई नया बना उसके साथ ये रिएक्शन कर जाए, ठीक है, तब क्या बन जाएगा, ये एस्टर भी बना सकता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन होके RCOR बन जाए, और ये इसको क्या हम क्या बोलते हैं, एस्टर। तो एस्टर एज बाय प्रोडक्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, up to 4 carbon alkane present in gaseous form. If alkane is in gas form, then two gases liberate at anode and one gas liberate at cathode, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर 4 कार्बन तक का एल्केन है तो वो भी गैस फॉर्म में होगा, तो एनोड पे भी 2 गैस होगी, CO2 प्लस एल्केन, ठीक है, और कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस है, तो टोटल 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन।
concentration of H plus decreases during reaction, hence pH of solution increases as the reaction proceed. अब क्या हो रहा है यहाँ पे जो H प्लस है कैथोड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में। तो सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन थे वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ही क्या है, सॉल्यूशन का pH मतलब बेसिक, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ हो रही होगी वो बढ़ रहा होगा, सॉल्यूशन बेसिक होता जा रहा होगा। ठीक है, तो कैसे हम बोल सकते हैं H प्लस का कम होना या OH माइनस का बढ़ना। OH माइनस बढ़ तो नहीं रहा लेकिन H प्लस कम हो जा रहा है अपने आप, तो वो क्या हो रहा है, बेसिक होता जा रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट ले रखा है मोल रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। कई बार इस तरीके से पूछ ले कि एल्केन CO2 और हाइड्रोजन का मोल रेशियो, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो स्टार्टिंग में लिखे वहां से आप देख सकते हो, इसका 1 मोल बनेगा तो इसके 2 बनेंगे और इसके 1 बनेंगे। ठीक है, कैसे, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी मैंने। ठीक है, बैलेंस करके लिखिए, 2 तो लेने पड़ेंगे तभी वो बैलेंस हो पाएगी। तो यहां पर हमने क्या करा, ठीक है, यहां पर क्या करा, ये तो 1 मोल बन रहा है, इसके 2 मोल बन रहे हैं और इसके 1, तो 1:2:1 रेशियो में भी मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले, तो ध्यान रखना। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले। चलिए, तो ये टॉपिक को कि अभी आप 11th में होंगे तो आप 11th में देख रहे होंगे, तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया। 12th के बाद अगर आप ये देख रहे हो तो फिर आपको इसमें से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो एक थोड़ा सा जल्दी इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ, और अगर आपको पता है तो वीडियो स्किप करके आगे देख लेना थोड़ा। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है। ठीक है, 2 इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है, एक ये और एक इस तरीके से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। अब ये 2 जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया। यानी ठीक है, किससे कनेक्ट करना है, बैटरी से। तो ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया इधर और इसको कनेक्ट कर दिया इधर। तो ये तो हुआ पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ नेगेटिव, क्योंकि हमने बैटरी के छोटे वाले मतलब नेगेटिव से करा तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से करा तो पॉजिटिव हो गया। और इसके अंदर हमने क्या करा, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसमें एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। एक्वस सॉल्यूशन किसका लिया हमने, हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ RCOONA का ले लिया। तो अब इसमें एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो क्या क्या होंगे इसमें, एक तो RCOO माइनस होगा और एक Na प्लस होगा। ठीक है, ऐसे एक H प्लस होगा पानी का और एक क्या होगा, OH माइनस होगा। अब इसके अंदर क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। अब इन दोनों नेगेटिव में से कौन सा जाता है, ये वाला नेगेटिव जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये खुद कैसा नेगेटिव, तो इस नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। इन दोनों पॉजिटिव में से कौन सा जाता है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जाता है। तो ये एनायन है और ये यहाँ पर क्या हो जाती है, एनोड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं
एनोड बोलेंगे इसको, और ये होता है कैथोड। एनोड और कैथोड नाम कैसे देते हैं? तो एनोड और कैथोड नाम दिया जाता है क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उसको एनोड बोला जाता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। 12th क्लास में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, दो तरह के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों में ही एनोड और कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव से। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। बाहर से करंट देंगे तो अंदर ये इनका ब्रेकेज होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिएक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट। यार एक राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट लिखना है आपको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें प्रोडक्ट लिखना है इसका। तो कैसे आप प्रोडक्ट लिखेंगे इसका? तो यहाँ पे आपको लिख ही दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये तो निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, है ना, और यहाँ पर क्या बनता है, एक तरीके से मेरे पास ये CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। सही बात है, ये क्या बनेगा मेरे पास, CH3 फ्री रेडिकल है। अब ऐसा CH3 कुछ नहीं देगा, मतलब ऐसा एक और मॉलिक्यूल होगा, तो CH3 और CH3 ये कंबाइन हो जाएंगे, साथ में CO2 निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन और CO2 ये तो फिक्स है ही, और बस यहाँ पर क्या बनेगा वो आपको देखना पड़ता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर ये R क्या दे रखा है। सही है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एनोड पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कैथोड पे, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एनोड पे, और ये कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड पे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें बताना है आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब इस तरह के रिएक्शन में देखना, देखो एक तो फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर। अब ऐसे दो मॉलिक्यूल के अलग, ऐसा एक और मॉलिक्यूल हो जिसपे दो फ्री रेडिकल है और दोनों आपस में कंबाइन हो। ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन हो, उसके रेस्पेक्ट में अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जैसे JEE नीट में सिंगल करेक्ट ऑप्शन ही आता है, तो उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये दोनों ही आपस में क्या करना चाहेंगे, बॉन्ड बना लेना चाहेंगे। ठीक है, ये दोनों ही आपस में क्या करना चाहेंगे, बॉन्ड बना लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रा मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर आपस में रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्टेंट में आपस में रिएक्शन हो रही है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हो रही, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपस में एटम रिएक्ट कर जा रहे हैं, आपस में कुछ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। और ठीक है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ नहीं बनेगा ये तो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ये भी CO2 ये भी CO2, तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पर इस कार्बन पे बनेगा जो इस साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, क्योंकि ये तो CO2 के फॉर्म में और ये पूरा CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये आपस में अगर बॉन्ड बना ले, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक अनपेड इसके पास, तो ये बना ले पाई बॉन्ड। तो ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बोलूँगा तो मैं ये बनेगा नहीं। अगर पॉसिबिलिटी दूसरी अगर बात करूँ तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी, है ना, एक मॉलिक्यूल ऐसा और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा ही आता, और इसके फ्री रेडिकल से ये कंबाइन होता है, इसके फ्री रेडिकल से ये कंबाइन, तो ये प्रोडक्ट ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट और ये कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है फास्ट। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि वहाँ किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना, वो आएगा उसके पास बनेगा तब वो रिएक्शन करेगा। जब क्या हो तो खुद में जैसे फ्री रेडिकल बना आपस में रिएक्ट कर गए। इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट हमेशा जितनी भी टाइप की रिएक्शन देख रहे हो और वो कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर हो रही तो फास्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो एक ही प्रोडक्ट लिखते, फिर भी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, और ये वाला कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। और सिंगल करेक्ट है तो आप हमेशा मेजर बनाएंगे। साथ में CO2 और H2 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, और चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर,
ये कैसा है, इसको लिखना इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है इंटर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट। सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा HCOONA लिखा हुआ था। ठीक है, फिर इसका मैं क्या करा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दे रहा हूँ। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचे। चले अब इसमें क्या है, देखो ये तो आपको पता लगी क्या है कि है तो CO2 के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पर आपकी अल्टीमेटली क्या बनेगा, हाइड्राइड का या हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा। यानी भाई CO2 निकलने के बाद जो एटम होता है उस पर तो फ्री रेडिकल बनता है उसके पास वाले पे, तो आपके पास कार्बन तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है। तो अब क्या होगा, ऐसा हाइड्रोजन अपने ऐसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो H2 ही तो बनाएगा अल्टीमेटली। अब केवल एल्केन नहीं बनेगा इसमें, साथ में CO2 तो बनना ही है, और कैथोड पे तो बनना क्या, हाइड्रोजन ही। तो इस केस में आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे, हाइड्रोजन और CO2। तो एनोड पे भी हाइड्रोजन मिल रहा है और कैथोड पे भी क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई नीट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपको कहाँ पे, ये एनोड पे मिलेंगे। अब हाइड्रोजन ये वाली एनोड की है, कैथोड की वो बात अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एनोड पे भी हाइड्रोजन मिलेगी और कैथोड पे भी हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके और जल्दी से आप कॉपी कर ले इसको। चलिए, तो हो सकता है थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया हो, बट हाँ मेरी कोशिश थी कि प्रिपरेशन वाली रिएक्शन एटलीस्ट सारे मैं बता दूँ। तो टोटल 3 एल्केन एल्कीन से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, फिर एल्काइल हैलाइड से, उसमें 2 मेथड थे हमारे पास, एक नॉर्मल रिडक्शन और दूसरा वुड्स रिएक्शन, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें पहला था हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा मेथड था हमारे पास कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्केन बना सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू क्लास।